हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में अपन ने जो टॉपिक्स पढ़े हैं ना, उन टॉपिक्स में सबसे पहले अपन ने देखा था सतत आवेश वितरण के कारण, सतत आवेश वितरण में भी पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण, सतत आवेश वितरण में भी पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है वो अपन ने डिस्कस किए थे। ठीक है। और उसके बाद आयतन आवेश वितरण के कारण अपन ने क्या किया था, विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र तीव्रता के व्यंजक को या एक फॉर्मेशन को बनाने का अपन ने क्या किया था, प्रयास किया था। इसके बाद अपन ने गाउस नियम को डिफाइन किया था और गाउस नियम को डिफाइन करने के बाद गाउस नियम से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिनको अपन ने डिस्कस किया था। अभी गाउस नियम पे बेस्ड, एक तो गाउस नियम को अपन कैसे कूलाम नियम से इवॉल्व कर सकते हैं, गाउस नियम की उत्पत्ति अपन कूलाम नियम से समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट फिर गाउस नियम की एप्लीकेशंस हैं, 1 बाय 1 है। उनमें फर्स्ट एप्लीकेशन आपकी अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण, अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करेंगे अपन गाउस नियम की सहायता से। ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट। आज की क्लास का अपना टॉपिक कूलाम नियम से गाउस नियम की व्युत्पत्ति कैसे करते हैं अपन, उसको अपन समझेंगे। ठीक है, करना क्या है, एक सिंपल सा फॉर्मेशन है, कुछ भी नहीं करना है। कूलाम नियम की सहायता से गाउस नियम को क्या करेंगे अपन, व्युत्पन्न करेंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना, एक बिंदुवत आवेश आपको क्या लेना है, क्यों लेना है, और इस बिंदुवत आवेश को एक गाउसीय पृष्ठ क्या होता है, जो चारों तरफ से बंद होता है, जिसमें कोई स्पेसिफिक आयतन अपन कंज्यूम मान सकें। चारों तरफ से अपन बंद गाउसीय पृष्ठ ले रहे हैं और उस बंद गाउसीय पृष्ठ पे एक क्षेत्रफल अल्पांश लिया है ds सदिश। इस ds सदिश की दिशा भी अपन ने स्पेसिफाई कर रखी है, ये ds सदिश की दिशा स्पेसिफाई कर रखी है। अब यहाँ पे इस क्षेत्रफल अल्पांश पे अपन एक बिंदु ले लेंगे जिसपे विद्युत क्षेत्र की दिशा को भी अपन स्पेसिफाई कर देंगे। विद्युत क्षेत्र की दिशा को अपन ने इस प्रकार से स्पेसिफाई कर रखा है। कुछ भी नहीं करना आपको, एक आपको बिंदुवत आवेश लेना है। धनावेश ले सकते हो, ऋणावेश ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। धनावेश लेते हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से एक्सर्टिंग, मतलब बाहर की ओर आप दिखाओगे। दिक्कत कुछ भी नहीं है इसमें। देखो क्या है, कुछ भी नहीं करे, बहुत आसान सा प्रोसेस है। इसमें करना क्या है, एक बिंदु आवेश, देखो थ्योरी को इसको अपन डिस्कस करेंगे ना। थ्योरी में मैंने क्या लिखवा रखा है, बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने इसको टॉपिक को करवा रखा है, आप देख सकते हो। माना बिंदु O पर क्या है, एक धनावेश स्थित है जो एक असममित आकार के बंद पृष्ठ से परिबद्ध है। एक गाउसीय पृष्ठ अपन को लेना पड़ेगा, गाउस नियम जैसा निकाय तो बनाना पड़ेगा ना। तो गाउस नियम को व्युत्पन्न करना है अपन को कूलाम नियम की सहायता से, तो वैसा ही निकाय अपन को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो गाउसीय नियम को निकालने के लिए गाउसीय पृष्ठ की अपन को कल्पना करनी पड़ेगी। इसके लिए अपन ने क्या किया है, निकाय बनाने की कोशिश की, एक बिंदुवत आवेश लिया है क्यों, और ये बिंदुवत आवेश क्यों एक असममित आकार के बंद पृष्ठ से परिबद्ध है। ठीक है, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल अल्पांश ds सदिश की आवेश क्यों से दूरी अपन ने क्या ली है, r लिया। r दूरी पर अपन ने इस असममित पृष्ठ पे क्या किया, एक क्षेत्रफल अल्पांश लिया और इस क्षेत्रफल अल्पांश की आवेश क्यों से दूरी अपन ने क्या ले ली है, r ले ली है। अब आवेश क्यों के कारण इस क्षेत्रफल अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक बिंदुवत आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो वो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। के को क्या लिख सकते हो, स्थिर विद्युत बल नियतांक कहता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन में आर स्क्वायर है। इसको मैंने इसको क्या कहा है, समीकरण 1 कह दिया है। इस क्षेत्रफल अल्पांश से संबद्ध कुल फ्लक्स अपन को चाहिए। तो क्षेत्रफल अल्पांश से संबद्ध कैसे निकालेंगे अपन, विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स की परिभाषा से ई सदिश डॉट डी एस सदिश, इसको आप खोलोगे तो क्या होगा, ई डी एस कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे थीटा का मान स्पेसिफाइड नहीं है, यदि गिवन होगा तो उसका यूज कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है अपन को कि यहाँ से विद्युत क्षेत्र का मान, ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान इसमें रिप्लेस करना है। तो समीकरण 1 से क्या किया अपन ने, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान देखो यहाँ पे क्या कर दिया है, स्पेसिफाई कर दिया है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान अपन ने इसमें रख दिया है। ये आपका क्षेत्रफल अल्पांश से संबद्ध फ्लक्स था, ये आपका क्षेत्रफल अल्पांश से संबद्ध फ्लक्स था। आपको यदि संपूर्ण पृष्ठ से जुड़ा हुआ फ्लक्स चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ से जुड़ा हुआ फ्लक्स चाहिए, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, उस सिचुएशन में आप
क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। ये प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बताया। जब अपन ने सतत आवेश वितरण के कारण रेखीय आवेश वितरण की बात की हो, चाहे पृष्ठीय आवेश वितरण की बात की हो, चाहे आयतन आवेश वितरण की बात की हो, अपन ने अल्पांश क्षेत्रफल के लिए क्या निकाला है, फ्लक्स निकाला है, सॉरी बल निकाला है डीएफ सदिश के रूप में, फिर उसका समाकलन करके कुल पृष्ठ के लिए बल का मान कैलकुलेट किया है। और उसके बाद क्या किया है अपन ने, उसके बाद कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी अपन ने एफ अपॉन में क्यू नोट करके स्पेसिफाई की है। यहाँ पे फ्लक्स को जैसे डिफाइन किया है, अल्प क्षेत्रफल के लिए, क्षेत्रफल अल्पांश के लिए अपन ने फ्लक्स निकाला है, और फिर कुल पृष्ठ के लिए फ्लक्स निकालना है, तो पूरे सरफेस के लिए क्या करना है। अब पृष्ठ कैसा है, देखो यहाँ पे पृष्ठ कैसा है, बंद पृष्ठ है, बंद गाउसीय पृष्ठ है, तो इसके लिए समाकलन के ऊपर एक गोला अपन ने लगाया है। ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि यहाँ पे पृष्ठ कैसा है, बंद पृष्ठ है। ठीक है, बाकी सारी चीजें ऐसी की ऐसी हैं। यहाँ से आवेश का मान 1/4πε0 का मान कांस्टेंट है, तो समाकलन से बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया। और यहाँ पे ds cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर, ये एक फिक्स एंटिटी को डिफाइन कर रही है, और वो फिक्स एंटिटी क्या है, घन कोण d ओमेगा। इसको देखो क्या लिखा है, d cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, इसको क्या लिखा है, d ओमेगा लिखा है, जो कि क्या है, क्षेत्रफल अल्पांश द्वारा बिंदु O पर बना घन कोण है। क्या कह रहे हैं, क्षेत्रफल अल्पांश द्वारा बिंदु O पर क्या क्यों आवेश रखा हुआ ना, बिंदु O पर बना घन कोण है, तो इसके लिए अपन ने डी ओमेगा रिप्लेस कर दिया। क्या कर दिया अपन ने, इसके लिए डी ओमेगा रिप्लेस कर दिया। देखो डी ओमेगा अपन ने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, डी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को अपन क्या कह सकते हैं, क्षेत्रफल अल्पांश डी एस सदिश द्वारा बिंदु O पर बनाया गया घन कोण है। यदि अपन कुल घन कोण की बात करें, समाकलन और पूरे बंद पृष्ठ के लिए बात करें, तो ये इसका मान क्या होता है, 4π होता है। संपूर्ण पृष्ठ द्वारा आंतरिक बिंदु पर बना कुल घन कोण है, ये कुल घन कोण है। इसको जैसे आप रिप्लेस करोगे तो 4π से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4π कट जाएगा, और आपके पास क्या निकल के आएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आपके पास क्या निकल के आएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी देखो अपना फाइनल फॉर्मेशन आपकी बुक के अंदर यहीं पे इसको फिनिश करके कह दिया गया है कि यही गाउस का नियम है, लेकिन यहीं अपना काम पूरा नहीं होता है। अपन को समेशन क्यों के लिए जाना है। आपने क्यों आवेश लिया जो कि एक असममित बंद पृष्ठ के अंदर परिबद्ध था, क्यों आवेश लिया। यदि उस क्यों आवेश के स्थान पर बंद पृष्ठ में अनेक आवेश हों, Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn के रूप में, ठीक है, तो प्रत्येक आवेश के कारण बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स क्या होगा, पहले आवेश Q1 के कारण Q1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दूसरे के लिए Q2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तीसरे के लिए Q3 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और डेस्टेसिस n आवेश की बात करें तो Qn अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, एक अदिश राशि होती है, तो इन विद्युत फ्लक्सों का अपन क्या कर लेंगे, बीजगणितीय योग कर लेंगे। तो बीजगणितीय योग करेंगे तो क्या होगा, बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स अपना क्या होगा, इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। सबका सम कर दिया अपन ने, सम किया तो देखो एलसीएम लेके एप्सिलॉन नॉट को इस तरीके से लिख दिया, समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है, गाउस का नियम है। देखो कुछ नहीं किया अपन ने, इसको एक बार फिर से देख सकते हैं अपन क्या किया, अपन ने क्या समझने की कोशिश की है। अपना जो मेन मोटो था, क्या उद्देश्य था, कूलाम नियम से गाउस नियम की व्युत्पत्ति समझनी है। तो इसके लिए देखो कूलाम नियम को इन्वॉल्व करना है और गाउस नियम को व्युत्पन्न करना है। तो गाउस नियम को व्युत्पन्न करना है तो गाउस नियम जैसा निकाय अपन को बनाना पड़ेगा। इसके लिए अपन ने क्या किया, बिंदु O पर आपने एक आवेश रखा, क्यों बिंदुवत आवेश रखा है, धनात्मक आवेश रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिंदुवत आवेश क्यों एक असममित बंद पृष्ठ के अंदर परिबद्ध है। इस बंद पृष्ठ पर आपने एक क्षेत्रफल अल्पांश लिया है, यहाँ पे ये क्षेत्रफल अल्पांश ds सदिश लिया है, और इस ds सदिश की दिशा आपने इस रूप में परिभाषित कर रखी है, इस डायरेक्शन में ds सदिश बता रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो दूरी है ना, ये दूरी है r, क्षेत्रफल अल्पांश से बिंदुवत आवेश क्योंकि दूरी आपने क्या ले ली, r ले ली, क्या दूरी ले ली, r दूरी ले ली। अब r दूरी पर क्षेत्रफल अल्पांश है आपका, तो क्यों आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, k क्यों बटा में r स्क्वायर। यही तो किया हुआ है, k क्यों बटा में r स्क्वायर। यहाँ पे देखो एक और विद्युत क्षेत्र और डिफाइन किया हुआ है, विद्युत क्षेत्र की दिशा और बताई हुई है। तो यहाँ पे थीटा कोण है, थीटा कोण आपका यूज होगा घन कोण के रूप में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप वही बात कर रहे हो कि पृष्ठ से
आपको पृष्ठ से आपको क्या करना है, किसी क्षेत्रफल अल्पांश ds सदिश के आवेश क्यों से दूरी क्यों r ले रखी है, तो क्यों आवेश के कारण क्षेत्रफल अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र ये हो गया। और जैसे विद्युत क्षेत्र हुआ, आपको विद्युत फ्लक्स पता है, क्षेत्रफल अल्पांश से पारगमित विद्युत फ्लक्स क्या होगा, ये रहा आपका विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स ये है तो यहाँ से ई का मान आप यूज कर लो, इसमें विद्युत फ्लक्स ही तो निकालना है। गाउस नियम में क्या है, विद्युत फ्लक्स ही है, विद्युत फ्लक्स ही अपन वेरिएबल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। आपको देखो एक फॉर्मेशन मिलेगी जिसमें डी कोस थीटा, ये डी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसको क्या करना है कि क्षेत्रफल अल्पांश द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घन कोण है, तो इसको आप क्या लिख दोगे, डी, ये सिंबल ओम के नियम, ओम का जो सिंबल है ना, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, उसका जो सिंबल है ना, इसको अपन ने ओमेगा कहना है और घन कोण के रूप में परिभाषित करना है। फिर आपने क्या किया, कुल पृष्ठ के लिए इसको परिभाषित किया, कुल पृष्ठ के लिए परिभाषित किया इसको, और कुल पृष्ठ के लिए बंद पृष्ठ है तो उसके लिए 4 पाई इसका वैल्यू दे दिया। जैसे 4 पाई इसका वैल्यू दोगे तो क्या होगा, ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा आंतरिक बिंदु पर बना हुआ कुल घन कोण है। इसको जैसे रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आपने एक आवेश के लिए था, इसको एन आवेशों के लिए बात की तो अलग अलग फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, φ1 φ2 φ3 डेस्टेसिस φn, φ1 हो गया आपका Q1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, φ2 हो गया आपका Q2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, φ3 हो गया आपका Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डेस्टेसिस φn क्या हो गया, Qn अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और टोटल फ्लक्स निकालने के लिए उनका क्या कर दिया अपन ने, बीजगणितीय योग कर दिया, और फाइनली कह दिया यही गाउस का नियम है। चलो अब कंटिन्यू करते हैं आगे, गाउस नियम के अनुप्रयोग समझेंगे अपन। लेकिन गाउस नियम के अनुप्रयोग समझने से पहले अपन को समझना पड़ेगा कि गाउस नियम के लिए गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करें ना, तो वो गाउसीय पृष्ठ किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। इसमें गाउसीय पृष्ठ के लिए जो शर्तें हैं ना, वो 2 पॉइंट्स के रूप में मैंने बताई आपको। पहली शर्त जो है वो ये है कि पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, जो भी आप गाउसीय पृष्ठ लेंगे ना, उस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। और दूसरी शर्त जो मैंने ली है ना, वो ये है कि पृष्ठ के चयनित भागों के क्षेत्रफल की दिशा, आप जो भी गाउसीय पृष्ठ लो, चाहे वो बेलनाकार लो चाहे वो गोलाकार लो, आप उस पृष्ठ पर जो भी भाग का चयन करोगे ना, जो भी क्षेत्रफल अल्पांश का चयन करोगे ना, उसकी दिशा या तो विद्युत क्षेत्र के साथ 0 डिग्री का कोण बनानी चाहिए, या फिर विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनानी चाहिए। या तो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होनी चाहिए या विद्युत क्षेत्र के लंबवत होनी चाहिए। देखो दो चीज़ें हैं, एक सममित बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिसको अपन गाउसीय पृष्ठ कहेंगे, और उस गाउसीय पृष्ठ के लिए जो 2 आवश्यक बातें हैं गाउस नियम के अनुप्रयोगों में, उनको अपन को फॉलो करना है। किस प्रकार के गाउसीय पृष्ठ का अपन को चयन करना है, किस प्रकार के गाउसीय पृष्ठ की अपन को कल्पना करनी है, उसके लिए कंपलसरी 2 बातें अपन को ध्यान रखनी है। और वो दोनों बातें मैं आपको पहले ही स्पेसिफाई कर रहा हूँ। वो ये है, पहला कि यदि पृष्ठ, जिस पृष्ठ के लिए आप बात कर रहे हो कि हम इसको गाउसीय पृष्ठ के रूप में लेंगे, उस गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। और दूसरा, जो भी आप पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल अल्पांश का चयन करोगे निकाय को सोल्व करने के लिए, उन क्षेत्रफल अल्पांशों की दिशा आपको बतानी पड़ेगी। फ्लक्स निकालोगे तो ई सदिश डॉट डी एस सदिश के रूप में आप सॉल्व करोगे तो ई डी एस कोस थीटा होगा, तो वहाँ पे आप थीटा को स्पेसिफाई करोगे। थीटा कब मिलेगा आपको, जब लिए गए क्षेत्रफल अल्पांश की आपकी दिशा स्पेसिफाइड हो। आवेश लोगे तो आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा तो आप बता दोगे, लेकिन पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा आप किस प्रकार बताओगे जब तक आप वो स्पेसिफाई नहीं करोगे। और उसमें जरूरी है कि या तो वो दिशा क्या होनी चाहिए, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होनी चाहिए, और या फिर विद्युत क्षेत्र के लंबवत होनी चाहिए। थीटा का मान या तो 0 डिग्री हो या फिर थीटा का मान 90 डिग्री हो, ताकि अपना निकाय बहुत आसानी से सरल हो जाए। देखो थ्योरेटिकली मैंने यहाँ पे 2-3 बातें
बता रखी हैं उनका ध्यान रखना है। गाउस नियम की सहायता से सममित आवेश वितरण के कारण या यूं कहिए सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं अपन। और इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपन को गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी और वो गाउसीय पृष्ठ बंद होगा। उसके लिए जो जरूरी बातें हैं उनका अपन को विशेष ध्यान रखना है। दोनों बातें मैंने आप लोगों के लिए डिस्कस कर ली है। चलो अब फर्स्ट अनुप्रयोग की बात करते हैं। फर्स्ट अनुप्रयोग क्या है आपका, आपको क्या करना है, अनंत रेखीय आवेश के कारण एक तार पर आपका आवेश वितरित है तो वो क्या होगा, अनंत लंबाई का तार हो आपका और उस पर रेखीय रूप से आवेश वितरित है तो उसके कारण आपको विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। इसके लिए कुछ एज्यूम्शंस होंगे, कुछ चीज़ें माननी पड़ेंगी अपन को। जैसे स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा कि माना ए बी एक अनंत रेखीय आवेश है। ए बी क्या है, एक अनंत रेखीय आवेश है जिस पर रेखीय आवेश घनत्व क्या है, रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। इससे लंबवत दूरी r पर स्थित बिंदु P, इस रेखीय आवेश वितरण से लंबवत दूरी r लूंगा मैं, लंबवत दूरी r पर एक बिंदु लूंगा P जहां पर अपन को विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए गाउस नियम की एप्लीकेशंस में गाउस नियम को इन्वॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा पता होनी चाहिए। गाउसीय पृष्ठ जो एज्यूम करेंगे उनके लिए इस प्रकार एज्यूम करेंगे कि अब क्षेत्रफल की दिशा अपन को स्पष्ट होगी, लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा तो अपन को पता होनी चाहिए ना। तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए देखो क्या करते हैं, ये सिंपल सा है। विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखो यहां देखो एक तार ले रखा है जो अनंत रूप से विस्तारित है। डैश 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 नीचे की तरफ भी काम में लिया हुआ है देखो, और डैश 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 ऊपर की ओर भी काम में लिया हुआ है। क्यों काम में लिया हुआ है, क्योंकि ये रेखीय आवेश वितरण अनंत रूप से विस्तारित है। तार है तो तार के लिए अपन क्या कहेंगे कि तार की लंबाई क्या है, अनंत है। इस तार पे क्या कर रहे हैं, एक बिंदु O ले रहे हैं और तार से लंबवत दूरी अपन ने r ली है, तार से लंबवत दूरी r ली है जहां पे बिंदु P आपका स्थित है। जहां इस रेखीय आवेश वितरण के कारण आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। पहले भी एक बार ऐसा प्रयास अपन ने किया है लेकिन वो अलग तरीके से। यहाँ गाउस नियम का अनुप्रयोग है तो गाउस नियम की सहायता अपन लेंगे। तो देखो क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे इसके लिए अब देखो निकाय को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको बिंदु O से नीचे की तरफ L दूरी है, यहाँ पे एक बिंदु B है जहाँ पे लंबाई अल्पांश लिया है dl। ऐसे ही ऊपर की तरफ भी O से नीचे की तरफ आपने क्या लिया है, लंबाई अल्पांश लिया है। ऐसे ऊपर की तरफ भी आपको क्या करना है, एक लंबाई अल्पांश लेना है उतनी दूरी पर। बिंदु O से समान दूरी L पर दो लंबाई अल्पांश लेंगे अपन dl, नीचे की तरफ dl, ऊपर की तरफ। इनको मैंने बिंदु के रूप में, अल्पांश है ना तो बिंदु के रूप में भी नॉमिनेट किया है इनको। मैंने इसको a1 का है और इसको मैंने क्या कहा है, b1 का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका अपन उपयोग करेंगे तो ध्यान रहेगा, आपको पता चले a1 का है, a2 का है, ध्यान रखना है इसका कहाँ पे लिया है। ठीक है, अब यहां से देखो रेखीय आवेश घनत्व मैंने क्या बताया, इसका लैम्डा बताया। तो यहां पे इस लंबाई अल्पांश dl पर आवेश क्या होगा, लैम्डा dl। आवेश कितना होगा, लैम्डा dl। आवेश कितना होगा, लैम्डा dl। आवेश कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले आपको बताया आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश बटा में लंबाई। तो लंबाई अल्पांश पर आवेश की मात्रा क्या होगी, घनत्व गुणा लंबाई। तो यहाँ पे आवेश की मात्रा क्या होगी, लैम्डा dl, और यहाँ पे भी आवेश की मात्रा क्या होगी, लैम्डा dl। दूसरा यहाँ पे एक और फैक्ट है, क्या है कि यहाँ से बिंदु P की दूरी और यहाँ से बिंदु P की दूरी a1P और b1P, ये दूरियां क्या हैं, बराबर है। देखो दोनों बिंदुओं पर आवेश की मात्रा भी बराबर है। मैं क्या कह रहा हूं, फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने क्या किया है, बिंदु O से ऊपर की तरफ नीचे की तरफ बराबर दूरियों पर दो लंबाई अल्पांश लिए हैं। उन लंबाई अल्पांशों पर आवेश की मात्रा क्या होगी, लैम्डा dl, लैम्डा dl समान है आवेश की मात्रा। साथ में यहां से बात करें अपन b1 से लेके p की बात करें दूरी, और a1 से लेके p तक की बात करें दूरी, क्या है, बराबर है। दूरियां भी बराबर है, आवेश का परिमाण भी बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है, इन अल्प आवेशों की वजह से, लंबाई अल्पांशों पर इन अल्प आवेशों की वजह से विद्युत क्षेत्र होगा ना, वो विद्युत क्षेत्र भी क्या रहेगा,
क्योंकि आवेश का परिमाण बराबर है और दूरी भी बराबर है बिंदु P की इनसे, तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो यहाँ देखो विद्युत क्षेत्र आपने आपके डी लिया है, यहाँ पे भी क्या लिया है, डी लिया है। अब बात है कि ये विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं की दिशा स्पष्ट नहीं है, तो इनके आपको क्या करने पड़ेंगे, घटक तोड़ने पड़ेंगे। अब यहाँ पे भी देखो एंगल क्या है, थीटा है, सिमेट्री है ना, ये दूरियां बराबर है, ये लंब और ये दूरी बराबर है और ये दूरी बराबर है दोनों ट्राइंगल्स में, तो ऑब्वियस सी बात है ये दूरी आप बराबर ले ही रहे हो, तो यहाँ पे ये एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ये एंगल्स भी आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। ये थीटा है आपका, ये थीटा है, तो ये भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा। सिंपल सी बात है, इधर ये थीटा है तो इसके घटक तोड़ लो, देखो क्या घटक होंगे, इस डी के इस दिशा में घटक क्या हो जाएगा, डी कोस थीटा हो जाएगा, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। ठीक है, ओपी के अनुदिश घटक तो क्या हो गया, डी कोस थीटा, और ओपी के लंबवत घटक क्या हो गया, मैं क्या बोल रहा हूँ, ओ से लेके पी, ओपी के अनुदिश घटक तो क्या हो गया, डी कोस थीटा, और ओपी के लंबवत घटक क्या हो गया, डी साइन थीटा। ऐसे ही यदि ये कोण आपका थीटा है ऊपर वाला, तो ये कोण भी क्या रहेगा, थीटा तो रहेगा। तो यहाँ पे इस डी सदिश के लिए आप घटक तोड़ोगे तो ओपी के अनुदिश ये घटक क्या हो गया, देखो डी कोस थीटा, और इसके लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर क्या हो गया, डी साइन थीटा। ये घटक तोड़ने पे अपन को क्या पता चल रहा है, ये घटक तोड़ने से अपन को पता चल रहा है, देखो डी कोस थीटा दोनों एक ही दिशा में है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, दोनों एक ही दिशा में है ना। और डी साइन थीटा और ये डी साइन थीटा परिमाण में बराबर है, लेकिन दिशा में क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। यहाँ पे आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे प्राप्त होगी, क्षैतिज या ओपी के अनुदिश घटकों को जोड़ के, ओपी के अनुदिश घटकों को जोड़ के आप दिशा प्राप्त करोगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की। ये तो अपन ने दो लंबाई अल्पांश लिए। ऐसे ये अनंत रूप से विस्तारित है तार, तो इस तार पे क्या अनंत या बहुत सारे अपन लंबाई अल्पांशों का युग्म ले सकते हैं जो सम्मित हो। जैसे इधर डीएल लिया तो ऊपर की तरफ भी डीएल लिया है, ऐसे सम्मित लंबाई अल्पांशों के युग्मों की बात अपन कर सकते हैं। और सबके लिए आप सॉल्व करोगे तो हर बार आपको एक ही बात प्राप्त होगी, क्या, कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ओपी के अनुदिश होगी। तो अपन फाइनली एक समराइज फॉर्म में अपन क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि एक रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, हमेशा बिंदु P पर ले लो या और कोई बिंदु ले लो, क्या फर्क पड़ता है उससे, एक रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, रेखीय आवेश वितरण के हमेशा लंबवत रहेगी। यही बातें जो मैंने डायग्राम में आपको समझाई है ना, यही थ्योरेटिकली लिखी हुई है बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। देखो क्या किया गया है, यदि हम बिंदु O के दोनों ओर समान दूरी L पर दो समान लंबाई के अल्पांश लिए dl, तो दोनों लंबाई अल्पांशों पर आवेश की मात्रा भी क्या रहेगी, समान रहेगी। दोनों पर आवेश की मात्रा भी क्या रहेगी, समान रहेगी, लैम्डा dl। ठीक है, चलो आगे बात करो। चूंकि दोनों लंबाई अल्पांशों की बिंदु P से दूरी भी समान है और आवेश की मात्रा भी समान है, तो आवेश लैम्डा dl के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र dE भी क्या होगा, समान होगा, जिनकी दिशा क्रम से एक की A1 P के अनुदिश और दूसरी B1 P के अनुदिश। ठीक है, यदि अपन बात करें इन विद्युत क्षेत्र तीव्रता के घटकों की, घटक लेते हैं, ओपी के अनुदिश घटक लेंगे और लंबवत घटक लेंगे, तो घटक लेने पर क्या पता चला कि लंबवत घटक डी साइन थीटा परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, जबकि ओपी सदिश के अनुदिश घटक एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़कर परिणामी विद्युत क्षेत्र देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जो मैंने समझाया उसी को थ्योरी में इन्वॉल्व किया हुआ है। इस प्रकार संपूर्ण रेखीय आवेश को सममित अल्पांश युग्मों में विभाजित कर सकते हैं अपन, संपूर्ण रेखीय आवेश वितरण को। ठीक है, कितने युग्म बनते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आवेश वितरण में अनंत लंबाई की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र हमेशा हर सिचुएशन में आपको ओपी के अनुदिश ही प्राप्त होगा। इसलिए अपन फाइनली क्या कह सकते हैं कि अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव क्या होगी, रेखीय आवेश वितरण के लंबवत रहेगी। रेखीय आवेश वितरण आपका कैसे है, हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा उसकी क्या रहेगी, लंबवत रहेगी। ये तो रही बात दिशा की। दिशा अपना फर्स्ट टारगेट क्या था, दिशा के बारे में डिस्कस करना। ये देखो यहाँ पे वही डिस्कस किया था, दिशा ज्ञात करना। ठीक है, अब अपन जाएंगे परिमाण ज्ञात करने के लिए, वापस उसी गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे, लेकिन यहाँ पे गाउसीय पृष्ठ लेंगे कैसा, यहाँ पे गाउसीय पृष्ठ लेंगे अपन बेलनाकार।
बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ लेंगे। ठीक है, चलो आपने क्या माना है, इस रेखीय आवेश वितरण को अक्ष मान लिया और आपका बिंदु P कहाँ स्थित था, रेखीय आवेश वितरण से लंबवत दूरी r पर स्थित था। तो आपने r त्रिज्या के और l लंबाई के, ये लंबाई आपकी क्या है, l है, r त्रिज्या के और l लंबाई के बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है। अब चूंकि तार की कितनी लंबाई बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के अंदर परिबद्ध है, तार की केवल l लंबाई ही परिबद्ध है। आवेश घनत्व आपका क्या है, आवेश घनत्व आपका लैम्डा है, तो गाउसियन पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, लैम्डा l। क्यों, क्योंकि l लंबाई का तार ही गाउसियन पृष्ठ के अंदर है, l लंबाई का तार ही क्या है, गाउसियन पृष्ठ के अंदर है। वैसे तार क्या है, अनंत लंबाई का है, कोई दिक्कत नहीं है, या रेखीय आवेश वितरण क्या है, अनंत विस्तारित है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आर त्रिज्या, अच्छा आर त्रिज्या क्यों ली, क्योंकि आपने रेखीय आवेश वितरण से लंबवत दूरी आर पर बिंदु P लिया था, और बिंदु P जो आप जहां पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हो ना, वो गाउसियन पृष्ठ के ऊपर होना चाहिए। यहां पर बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ ले रहे हैं, बिंदु P इसके वक्रीय पृष्ठ पर स्थित होगा, बिंदु P देखो इसके वक्रीय पृष्ठ पे यहाँ स्थित होगा। तो ध्यान अपने को ये रखना है कि जो भी गाउसियन पृष्ठ लेना, अपना बिंदु P कहाँ, जहां विद्युत क्षेत्र तीव्रता अपन ज्ञात करेंगे वो गाउसियन पृष्ठ के ऊपर ही हो। तो इसके लिए त्रिज्या r लिए है और लंबाई बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की क्या लिए, लंबाई l ली है। तो यहाँ पे l लंबाई का तार ही गाउसियन पृष्ठ के अंदर आएगा, तो इस पे आवेश की, गाउसियन पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश की मात्रा भी क्या होगी, लैम्डा l। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना, अपन को 3 पृष्ठ पर डिस्कस करना है अलग अलग। एक पृष्ठ आपका ये ऊपर वाला वर्ताकार या पृष्ठ हो गया, एक नीचे वाला पृष्ठ हो गया S2, और एक वक्रीय पृष्ठ हो गया S3, वक्रीय पृष्ठ जो रेखीय आवेश वितरण के चारों ओर है। तीनों के लिए आप क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे, यहाँ पे भी लेंगे तो थीटा का मान क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा, यहाँ पे भी लेंगे तो थीटा का मान 90 डिग्री आएगा। लेकिन यहाँ पे थीटा का मान क्यों, ई सदिश क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के रेखीय आवेश वितरण के लंबवत, और पृष्ठ का डायरेक्शन क्या होगा, या क्षेत्रफल अल्पांश का डायरेक्शन क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। तो यहाँ पे S1 के लिए थीटा का मान 90 डिग्री, S2 के लिए थीटा का मान 90 डिग्री, और S3 के लिए थीटा का मान 0 डिग्री होगा। बात समझ में आई। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। जो मैंने आपको बोला है ना, अभी समझाया, इसी को मैंने थ्योरी के रूप में इन्वॉल्व किया है। अब अनंत रेखीय आवेश को अक्ष मानते हुए आप क्या करोगे, L लंबाई के तथा OP मतलब R त्रिज्या के बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसके वक्र पृष्ठ पर ही बिंदु P आपका स्थित है। यही बताया मैंने आपको। गाउसियन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश क्यों, क्योंकि बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की लंबाई आपने क्या कहा है, देखो यहाँ पे लंबाई क्या ली है, L लंबाई ली है, तो L लंबाई का तार ही गाउसियन पृष्ठ के अंदर इन्वॉल्व है। तो L लंबाई के तार पे कितना आवेश होगा, गाउसियन पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश के बराबर ही होगा। तो वो क्या होगा, गाउसियन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश क्या हो गया, समेशन Q बराबर लैम्डा L। तो यहाँ से गाउस के नियम से गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स क्या हो गया, फाई ई बराबर समाकलन ऑफ बंद पृष्ठ के लिए, गोला लगा हुआ है यहाँ पे ध्यान रखना, S पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और ई सदिश डॉट डी ए सदिश बराबर लैम्डा, समेशन क्यू की जगह क्या आ गया, लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब इस बेलनाकार पृष्ठ को अपन ने क्या किया है, देखो 3 पृष्ठों के लिए माना है। ऊपरी वर्ताकार पृष्ठ आपका S1 हो गया, दूसरा नीचे वाला वर्ताकार पृष्ठ S2 हो गया, और एक वक्रीय पृष्ठ क्या हो गया, S3 हो गया। अब इस यहाँ पे तो देखो अपन ने क्या किया है, यहाँ पे तो देखो इस पे समाकलन पे अपन ने बंद पृष्ठ का सिंबल गोला लगा रखा है, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि तीनों पृष्ठों को अलग अलग खोल दिया, S1 S2 और S3 के रूप में खोल दिया। तो इसका विशेष ध्यान रखना, यहाँ पे बंद पृष्ठ के लिए गोला लगा हुआ है, यहाँ पे तीनों पृष्ठों को S1 S2 और S3 के लिए अलग अलग कर दिया है। अलग अलग कैलकुलेट करके फिर जोड़ेंगे फ्लक्स को, तो इस वजह से अपन ने समाकलन के ऊपर कोई राउंड या सर्कुलर सिंबल नहीं लगाया। यहाँ पे बंद पृष्ठ नहीं रहेगी, जब S1 S2 S3 आपके अलग अलग हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे ये रहेगा नहीं ऐसा। चलो इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना,
यहाँ पे एक के लिए S1 के लिए मैंने बताया था थीटा का मान 90 डिग्री, S2 के लिए थीटा का मान 90 डिग्री और S3 के लिए क्या था थीटा का मान। क्यों किया अपन ने ऐसा, अलग अलग पृष्ठों में क्यों बांटा, क्योंकि अलग अलग पृष्ठों के लिए अपन फ्लक्स अलग अलग कैलकुलेट करके उसको जोड़ देंगे, क्योंकि फ्लक्स क्या है, एक अदिश राशि है और अदिश राशियों में बीजगणितीय योग करते हैं, पहले भी किया है अपन ने, कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री है तो 0 हो जाए, इसकी टर्म का वैल्यू 0, इसका क्या होगा cos 0 का मान 1, तो एक ही टर्म बचेगी। समाकलन ऑफ S3 आप करोगे, केवल वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालोगे तो वो क्या होता है, बेलन के लिए 2 पाई आर एच, यहाँ पे बेलन की लंबाई क्या लिए, एल लिए, तो 2 पाई आर एच की जगह क्या हो गया 2 पाई आर एल हो गई। एल से एल कट जाएगा और फाइनली आपके पास व्यंजक क्या निकल के आ जाएगा, फाइनली आपके पास व्यंजक क्या निकल के आ जाएगा, ये आपके सामने है। लैम्डा से लैम्डा, सॉरी एल से एल कट गया, फाइनली व्यंजक क्या निकल के आ गया, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखो 2 से आप ऊपर और 2 से आप नीचे गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप क्या लिख दोगे के, तो यहाँ पे व्यंजक क्या निकल के आ जाएगा 2 के लैम्डा अपॉन में आर, और सदिश रूप में आप लिखो तो आर कैप। आर कैप क्यों बताया, दिशा बताने के लिए। आर कैप रेखीय आवेश वितरण के लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा, सदिश रूप में लिखा है तो दिशा के लिए लिखना भी जरूरी है। अब एक फाइनली क्या होता है, एक रिलेशनल वक्र आपसे पूछ लेते हैं, किस किस के बीच में वक्र पूछेगा, दो अलग अलग एंटिटीज हैं, एक तो आर और एक लैम्डा, दोनों के लिए देखो ये ऐसे वक्र आपको मिलेंगे। एक वक्र आपका काय के लिए है, एक वक्र आपका E और R के बीच में है, क्योंकि व्युत्क्रम रिलेशन है तो इस तरीके से ये आएगा, और एक वक्र आपका E और रेखीय आवेश घनत्व के बीच में है, तो आपका क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस तरीके से रिलेशन आएगा आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है, 1 नंबर के ये वक्र पूछ लेते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन में इंक्लूड करके। ठीक है, दैट्स इट, आज की क्लास में इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।